नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा अपनी ही दूसरी किताब मध्यकालीन भारत वस्तुनिष्ठ का। इसकी अच्छाइयों और कमियों, इसके कंटेंट के, इसके रेट के, इसकी पेज क्वालिटी, सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपको प्राचीन भारत 2 महीने पहले ही आ चुकी थी। काफ़ी शानदार इसने अपना परफॉर्मेंस दिया है और जिसके हाथ में भी गई है उसके आप चाहे उनसे कमेंट में पूछ लेना, किसी से फ़ोन करके पूछ लेना, किसी साथी के पास उससे पूछ लेना कि इसके कमेंट का, इसका जो कंटेंट है उसके बारे में किसी प्रकार की 1% भी किसी को शिकायत मिली हो या सफिशिएंट नहीं लगा हो। मतलब बहुत अधिक प्रशंसा इस किताब को मिली है और ऐसी ही प्रशंसा अभी मध्यकालीन भारत को मिल रही है, क्योंकि ये आए हुए 2-4 दिन हो चुके हैं। अब ये जो किताब है, ये देखिए, इसका ब्राउन सा कलर था। ये अलग अलग देखिए, कई बार क्या है कि मुझे नहीं पता था शुरू में इतनी किताबें बिकेंगी, या फिर मैंने दोबारा भी इसको छपवाया तो कभी थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाता है, कभी डार्क ब्राउन कर देते हैं। वो डार्क कर दिया तो मैंने कह दिया अब की बार थोड़ा सा लाइट कर देना, तो उन्होंने थोड़ा सा पर्पल सा कर दिया। तो वो सारी चीज़ें एक ही है, उसके अंदर कोई किताब अलग अलग नहीं है, कंटेंट वही है, वही मैटर है, वही क्वेश्चन है। बस उसके अंदर क्या है, इसका कवर है, उसका कलर में थोड़ा सा ये पट्टी कभी चौड़ी कर देते। तो मुझे भी इतना इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है, इसलिए बाकी इसके अंदर जो है वो शानदार ही है। अब इसके बाद हमने ये मध्यकालीन भारत वस्तुनिष्ठ छपवाई है। एमआरपी अब की बार मैंने इसका 260 कर दिया है, ताकि विद्यार्थियों को ये कुछ इलाकों में जहाँ पे छोटे इलाके थे वह ज़्यादा महंगी नहीं पड़े। अब 260 की किताब है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या लेगा, 250 रुपये ले लेगा, तो वो कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है ऐसे इलाकों में जहाँ पे दूर हो जाती है, जहाँ से भेजने में वो हो जाता है। बाकी मोस्टली 220, 230, 35 के आसपास ये किताब मिल जाती है। जयपुर वगैरह में 220 के आसपास मिल जाती है, जोधपुर में भी यही रेट के आसपास मिल जाती है। अब जोधपुर में भी क्या है कि दूर की दुकान है, वो किसी दूसरे से लेते हैं तो उनको थोड़ा सा 10-20 रुपये का अंतर आ जाता है। बाकी 220 से लेकर 250 रुपये तक इसकी प्राइसिंग चलती है, मुझे भी पता है। ऑनलाइन की बात करें तो हम 230 प्लस 250 मैंने बोला हुआ है, 2-3 सेलर को मैंने दी थी। तो मैं आपका अब की बार मित्तल बुक्स डिपो पे मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ से ले लेना, 230 प्लस 50 रुपये डिलीवरी चार्ज वहाँ से ले रहे थे, और वहाँ से ऑल इंडिया डिलीवरी है, किसी प्रकार की कोई टेंशन की बात नहीं है। बस ये है, ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो 1-2 दिन लेट हो जाता है, इससे ज़्यादा किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। अमेजोन पर भी जल्दी ही आ जाएगी, थोड़ी महंगी मिलेगी, कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अमेजोन वाले बहुत बुरी तरीके से चार्ज लेते हैं और फ्लिपकार्ट वाले तो और भी बुरी तरीके से, यानी 250 रुपये की किताब बेचते हैं तो 125 रुपये उनको दे देंगे, तो फिर बचे क्या फिर, है ना, फिर तो घर से पैसा लग जाएगा। तो इसलिए हम इन प्लेटफॉर्म पे कम देने की कोशिश करते हैं किताबें, लेकिन फिर भी थोड़ी महंगी आएगी, लेकिन लगा देंगे अमेजोन के ऊपर। तो 260 रुपये एमआरपी है और मैंने आपको बता दिया किस प्राइस पे मिल जाती है। 360 पेज है, पिछली किताब में 342 पेज थे, 2 लास्ट में वो खाली थे 344 नोट्स रूप में। इसमें 360 पेज है और पेपर क्वालिटी विद्यार्थी कह रहे थे कि और तो छपाई वगैरह तो एकदम बढ़िया है, थोड़ा सा पेपर मोटा कर दीजिए ताकि पेन वगैरह चले तो ज़्यादा पीछे नहीं जाए। तब की बार इसकी पेपर की मोटाई बढ़ा दी है, तो कोई इशू नहीं है, आपको एकदम बढ़िया देखने को मिलेगा। आप ऑफलाइन किसी दुकान पर जहाँ पे आपके आसपास मिलती हो तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, किसी प्रकार का इसके अंदर इशू नहीं है। अब इसका मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो हमारे साथी हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। देवपाल सिंह चरण हैं मोगड़ा से, नेट जेआरएफ हैं, शोधार्थी हैं, पीएचडी कर रहे हैं। सुभाष जांगिड़ है केटीएस एकेडमी के कोटपुतली से, पवाना हीर गांव के, और अशोक कुमार प्रजापत हैं बोरावास जोधपुर के। ये तो मतलब एक एक अक्षर छान मारते हैं हमारी किताब का, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी 3-4 लोग और काम करते हैं जो ये देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, कोई आंसर गलत नहीं हो। और ये तो हर तरीके से मुझे सलाह भी देते हैं क्योंकि ये साथ में तैयारी भी करते हैं सारे विद्यार्थी, और सारे अनुभवी भी हैं और नेट सब क्या किया हुआ है, तो इस हिसाब से उनको पूरा नॉलेज में रहता है कि कौन सा क्वेश्चन छूट नहीं जाए। भाई ये टॉपिक है वो ठीक से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सर इसमें कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, तो मेरे को सजेस्ट कर देते हैं, लिख के दे देते हैं, तो मैं फिर उन क्वेश्चन को भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इनको दिखाता हूँ, हर टॉपिक तैयार करने के बाद मैं इनको शो करता हूँ, 3 ये और कम से कम 3-4 आदमी, और उन सबको मैं शो करता हूँ और फिर वो मेरे को हेल्प करते हैं और एक एक लाइन ये चेक करते हैं, कहीं भी डाउट लगता है तो ये पूरा बताते हैं, और इसी कारण ये किताब है वो इतनी शानदार तरीके से छप पाती है। तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। इसकी आप अनुक्रमणिका देखिए। मध्यकालीन भारत में क्या होता है कि एक तो ये इशू था कि एक तो मार्केट में कई ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक बने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन देखें तो 20, किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 40 क्वेश्चन, और वो भी रिपीट। या फिर ऐसा मिलता है कि आपको एक मिल गया आपको टॉपिक सल्तनत का, एक मिल गया मुगल काल का, एक भक्ति सूफी, एक प्रांत का मिल गया, मतलब 4-5 टॉपिक के अंदर वो पूरा मध्यकाल निपट जाता है। तो इसलिए हमने इसको पूरा डिवाइड कर दिया है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, फिर अरब और तुर्क आक्रमण, फिर उसके बाद में गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी अलग कर दिया। इनकी अर्थव्यवस्था, समाज, कला, संस्कृति, प्रशासन का एक टॉपिक बना दिया। विजयनगर, बहमनी का एक बना दिया। अन्य प्रांतीय राज्य देखिए, जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल, ओडिशा, मेवाड़ का घुइल वंश, मारवाड़, बीकानेर का राठौड़ वंश, आमेर का कछुआ वंश, इत्यादि इत्यादि, ये सब कर दिया। और इसको किया भी क्या है कि अलग अलग किया है इसके अंदर।
ये आपको ये दिखेंगे ना, ये देखिए राठौड़ वंश अलग मिलेगा आपको, है ना, और उड़ीसा का अलग मिलेगा। कोई छोटा टॉपिक है तो कम डाल दिए, बड़ा है तो देखिए बंगाल। तो ये जो टॉपिक मैंने लिख रखे हैं ना, इसको मैं अन्य अलग अलग बांट दिया। भक्ति सूफी परंपराओं में आप देखेंगे पेज नंबर 196 पे मैं आपको दिखाऊंगा। भक्ति सूफी परंपराओं के आप देखेंगे तो मैंने भक्ति परंपरा अलग कर दिया है, सूफी परंपरा अलग कर दिया है और सिख अलग कर दिए हैं। तो ये आपको अलग से मिलेगा। और व्याख्याएं तो इसकी आपने प्राचीन पढ़ी होगी तो आपको मालूम ही है किस प्रकार की, किस लेवल की, किन ऑथेंटिक किताबों से हम व्याख्याएं ले। देखिए सूफी परंपरा में आप देखेंगे ये एनसीईआरटी से यहाँ पे ले लिया। देखिए एनसीईआरटी में भक्ति सूफी परंपरा के चैप्टर हैं, 7वीं कक्षा में भी है, 12वीं में, वो तो डाल दिए। हरिश्चंद्र वर्मा से ले लिया, है ना, ये देखिए हरिश्चंद्र वर्मा सारी, शहाबुद्दीन इराकी की पूरी एक किताब आती है भक्ति सूफी परंपरा की। तो वो पूरा हमने इस प्रकार की व्याख्याएं ली हैं ताकि आपका एकदम क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, सब क्लियर भी आपका हो जाए। देखिए सिख धर्म का आपको अलग से देखने को मिलेगा, सब प्रकार की चीज़ें डिटेल डाली है। कई जगह विद्यार्थियों को कुछ ढूंढना ही नहीं पड़े कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस संत की रचनाएं सम्मिलित नहीं है। तो बहुत सारे संत हैं, नॉर्मली किताबों में 4-5 संतों के नाम दिए मिलते हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के जितने भी शुरुआत में जो 16 संत हैं उनका अलग नाम दे दिया किस किस की है, ताकि आपके मन में शंका रही ही नहीं। आपकी थ्योरी किताब की शंकाओं को भी ये दूर करेगी, आपकी थ्योरी किताब में जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी मिस्टेक्स को भी ये दूर करेगी, ये मेरा दावा है। आप इस किसी भी बुक स्टोर पर जाके, जहाँ पर यदि आपको ऑफलाइन मिलती है तो ठीक है, या आप ऐसे स्थान पे रहते हैं ऑफलाइन नहीं मिलती तो कोई एक साथी मंगवा लो और उसको चेक करो और उसका एक टॉपिक पढ़ लो। मैं कहता हूं कि आपको तुरंत ये किताब लेने का मन कर जाएगा, क्योंकि इसका लेवल ही ऐसा है, व्याख्याएं भी है और प्रश्न भी खूब है हल करने के लिए। अब इसके मैं आपको कुछ टॉपिक दिखा देता हूं शुरुआत से ही। शुरुआत में हर टॉपिक में आपको ज़्यादा व्याख्याएं मिलेंगी, बाद में व्याख्याएं कम होती जाएंगी, क्वेश्चन ज़्यादा होते जाएंगे, टॉपिक समझ भी आ जाए, रिवीजन भी हो जाए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन भी आप हल कर पाएँ। इस प्रकार से ये किताब मैंने तैयार की हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला है, देखिए जीएल मेहता की किताब से आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी का जो विवरण है वो आपको मिल जाएगा। हेरम चतुर्वेदी की जो किताब आती है मध्यकालीन यात्रियों की, इस प्रकार से सतीश चंद्र और हरीशचंद्र वर्मा से तो आपको ज़्यादातर व्याख्याएं मिलेंगी ही। कहीं ऐसा होता है कि व्याख्याएं थोड़ी थोड़ी मिल रही हैं कहीं पार्टों से, तो मैं उनके फिर स्रोत नहीं लिखता, सब में से देख के और फिर अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में करके और उसको क्लियर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए एनसीईआरटी जो डिमांड रहती है आपकी वो कवर है, एनसीईआरटी में छोड़ता ही नहीं। और आप देख सकते हैं, देखिए एनसीईआरटी से ले लिया, एलपी माथुर, डॉक्टर आर के सक्सेना से ले लिया, जो भी ऑथेंटिक किताबें हैं, जीएल मेहता से यहाँ पे ले लिया। आप देख सकते हैं जीएल मेहता आ गया, जीएल मेहता आ गया, एलपी माथुर आ गया, जो भी ऑथेंटिक किताबें हैं वो सब इसमें यूज करते हुए। देखिए यहाँ इस पेज पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, शुरुआत में आपको व्याख्याएं ज़्यादा मिल गई। देखिए अब व्याख्याएं कम हो गई लास्ट में जाके और क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। तो ये लगभग इसी थीम पर चलती है। ये देखिए अरब व तुर्क आक्रमण है। कुछ और आपको सल्तनत काल और उनके टॉपिक दिखाता हूँ। देखिए जैसे इस पूरा 40 पेज निकाल दिए मैंने बीच में। 47 पे देखिए गुलाम वंश। देखिए शुरू में आपको व्याख्याएं ज़्यादा दिखेंगी। ये देखिए सतीश चंद्रा से मिल गई, हरीशचंद्र वर्मा से मिल गई, ये आप देखते जाइए। ये देखिए व्याख्याएं आपको ज़्यादा मिलेंगी और फिर लास्ट में जाके इसके अंदर आपको व्याख्याएं की देखिए छोटी होती गई और उसके बाद में देखिए आपको व्याख्याएं कम होती गई, क्वेश्चन ज़्यादा मिलते जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका मिलेगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। मतलब आप रिवीजन के आपके जो नोट्स है उससे ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर आपको मिलेगा, मतलब उससे बेहतर तैयारी आपको मिलेगी। और क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि आपका पीजीटी लेवल का एग्जाम हो, एपी लेवल का एग्जाम हो, उसमें 75-80% कवर कर लिए। इस हिसाब से मैंने कोशिश की है। यहाँ देखिए आपको कितनी सारी व्याख्याएं बढ़िया तरीके से, और जो भी मुझे जो प्रचलित किताबें हैं थ्योरी के अंदर उनमें मुझे लगा कि ये गलती है वो मैंने रिमूव करके जरूर वो क्वेश्चन नया बनाया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। और आपको लग रहा है कि इसके अंदर जो कमी भी मान सकते हो कुछ विद्यार्थियों के लिए कि आप इसमें साल नहीं लिखते कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया, तो उसकी मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। वैसी किताबें मार्केट में खूब आती हैं, आप वो ले सकते हैं। अगर आपको उसी प्रकार की किताबें चाहिए तो मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन जो एक जैसे लगते हैं उनको ज़्यादातर को रिमूव कर देता हूं और कुछ 2-4 प्रश्न और उनकी व्याख्याओं में उनको समेट लेता हूं, फिर नए प्रश्न बनाता हूं। तो 2024 तक के जितने भी एग्जाम हुए जो भी मेरे सामने आए उन सब का पेपर लेकर उनके क्वेश्चन मैंने या तो इसमें डायरेक्ट डाल दिए या कहीं व्याख्या में कवर होते होते मैंने लिखा नहीं। भाई एक जगह व्याख्या में एक कोई फैक्ट कवर हो गया तो उसका बार बार उसको क्वेश्चन में डालने की कोई जरूरत नहीं है। रिपीटेंस इसके अंदर है ही नहीं, रिपीट नहीं करना क्वेश्चन। गलती से देखो कोई एक स्रोत के अंदर हो गया और फिर जाके अकबर के काल में वो दोबारा क्वेश्चन भूल से आ जाए वो अलग बात है। बाकी एक ही टॉपिक में यहाँ 10 क्वेश्चन एक जैसे से थोड़े थोड़े चेंज करके आते हैं, उस प्रकार का कोई सिस्टम इसके अंदर नहीं है। हर क्वेश्चन अपने आप में नया और नायाब है, परीक्षा में आने लायक।
अब देखिए ये यहाँ पे आपको किसी को लगेगा कि इतनी व्याख्या क्यों डाली। अब किसी के काल में विद्रोह हुए, किसी ने अभियान भेजे, उस प्रकार की जो चीज़ है वो मैं एक जगह लिखता हूँ, क्वेश्चन फिर अलग अलग होते हैं, क्योंकि फिर समझ ही नहीं आता। अब आपको एक जगह बढ़िया तरीके से अभियान और विद्रोह देखने को मिल जाए तो पूरा वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, फिर उससे संबंधित वो क्वेश्चन है वो साथ साथ आपके पूरे उस टॉपिक के अंदर हल हो जाएंगे, तो पूरा क्लियर ही हो रहा है ना मामला। तो मैं इसलिए शुरू में व्याख्याएं ज़्यादा डालता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने नहीं डाली व्याख्याएं, अब मैं चाहता तो 2 लाइन कहीं डाल देता, 4 कहीं डाल देता, 3 कहीं डाल देता, उसका कोई सेंस नहीं बनता। नीचे कोई डिब्बा बना देने से व्याख्या नहीं हो जाती। आप ज़्यादातर किताबों में देखेंगे कि व्याख्या इस प्रकार की है कि क्वेश्चन के अंदर जो बात है वही रिपीट करके हाँ ना सही गलत वो लिख के बस उसको निपटा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। एकदम ऑथेंटिक किताबों से व्याख्या। अब देखिए लास्ट में प्रैक्टिस कर लो, अब कितनी करनी है इस टॉपिक के अंदर। सैयद वंश ये तो छोटा सा ही है वैसे भी। अब इसमें आगे और चलते हैं। देखिए ये लोधी भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी सैयद से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, ये सारे इसमें बता दिया। अब देखिए सल्तनत कालीन कला और संस्कृति की है ये। ये देखिए इस प्रकार से आपको मिल जाएगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो अब मैं देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं आगे चलता हूँ। ये देखिए बहमनी और ये विजयनगर, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक नहीं शामिल किए मैंने, और भी शामिल कर दिए और अलग अलग बांट दिया कि फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों को पता चल जाए कि हमारे ये आएंगे, बाकी के छोड़ दे, मिक्स नहीं कर रखा। सब मिक्स कर दें तो फिर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग स्टेट में ये दिक्कत आती है कि हमारे ये नहीं है तो इसका क्वेश्चन जहां आएगा उसको काटोगे। नहीं, टॉपिक ही अलग अलग हैं, सब टॉपिक उसके अंदर अलग अलग हैं। जो पार्ट आपका है वो अलग मिलेगा, जो नहीं है वो आपका अलग मिलेगा, तो उसको आराम से आप छोड़ सकते हो और आराम से कवर कर सकते हो। ये देखिए इसके अंदर आपको एनसीईआरटी में विजयनगर वाला पूरा चैप्टर था, वहाँ से ले लिया, सतीश चंद्र से ले लिया, हरीश चंद्र से ले लिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी इसके अंदर। कौन कौन से विदेशी यात्री आए, पूरा ये पूरी एक मतलब ये मान सकते हो कि भले ही ये क्वेश्चन बैंक है, लेकिन आपको ये फील होगा कि ये क्वेश्चन बैंक है, वो तो लगभग थ्योरी भी हमारी साथ साथ कवर कर रहा है। ये देखिए अलग अलग मैंने बताया था ना, अलग अलग टॉपिक इसके अंदर बढ़ जाएंगे, तो मैंने आपको दिखा दिया था। ये देखिए भक्ति सूफी भी मैंने आपको दिखाया था पूरा, आप देख सकते हो इसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको इस किताब के अंदर नहीं आएगी। समस्या तो आएगी ही नहीं, आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए किताब है। देखिए हुमायूं वगैरह काल, अब हुमायूं के काल का तिथि क्रम है वो पूरा डाल दिया। मैं जैसे मैं आपको आगे अकबर का दिखाऊंगा, सीधा ही चला जाता हूँ। ये देखिए अकबर के काल में, यहाँ से देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, जजिया कब हटाया, तीर्थ यात्रा कब कब समाप्त किया, है ना, सिजदा जमी बोस की शुरुआत कब हुई, इबादत खाना, महजर, सारे आईने जैसा कब लगे, ये एकदम क्रम से और ऑथेंटिक डेट से इसके अंदर डाल दी, दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें मैं दरगाह की प्रथम यात्रा कब की, दास प्रथा कब समाप्त की, इसके मैं चाहता तो 40 क्वेश्चन और बना के इसके अंदर डाल देता, इसको भर देता और मैं लिख देता उसके ऊपर, मतलब 21,821 क्वेश्चन ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है उससे। चीज क्लियर हो रही है, आपके मेन सब क्वेश्चन आ रहे हैं और व्याख्या में आपकी सारी चीज क्लियर हो रही है। अब देखिए मैंने शुरू में व्याख्या ज्यादा डाल दी है, आपको क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे। तो मैंने व्याख्या में कोशिश की है कि एक जगह बात क्लियर हो जाए। ऐसे ही आप जैसे इनका प्रशासन वगैरह पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी में बहुत कुछ क्लियर होगा। आपकी हो सकता है थ्योरी बुक में जो इतना कन्फ्यूजन होगा उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो सॉल्व करने का काम ये करेगी आपको। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपकी थ्योरी बुक, आपके नोट्स में जो कमी हो वो आप इससे पूरी कर सकें, इस लिहाज से ये किताब मैंने लिखी है। पूरा रिविजन भी आपका हो जाए, सारे क्वेश्चन भी आप कर सकें। अब देखिए ये शुरू में व्याख्या ज़्यादा आ गई, फिर क्वेश्चन ज़्यादा आ गई, इस थीम पर लिखी गई है ना। इस प्रकार से आप इस किताब को देख सकते हैं। औरंगजेब का काल है, इनका वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इनकी काल के अंदर इनका जो अर्थव्यवस्था है, प्रशासन है, उसका तो एक टॉपिक है। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसके अंदर मिलेगा। देखिए मेरी किताब है, अपनी किताब को सब अच्छा बताएंगे, कोई और सब अच्छा ही लिखने की कोशिश करते हैं। कोई भी लेखक ये क्यों सोचेगा कि मैं खराब किताब निकालूं, कोई नहीं सोचता। लेकिन कि आप कितना उस पर टाइम देते हैं, किस हिसाब से आप सोच रखते हैं, उस हिसाब से अलग अलग थीम की किताबें आती हैं, विद्यार्थियों को अलग अलग किताबें पसंद आती हैं। अब मेरी किताब आगे दी है, थोड़ी विद्यार्थी दूसरी किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे, खूब पढ़ते हैं, लाखों की संख्या में देश में विद्यार्थी हैं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है और बाकी विद्यार्थियों के हाथ में जाएगी। जिन्होंने प्राचीन भारत पढ़ी है उनमें से एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो ये सोचे कि मैं ये नहीं लूँगा। 100% उन्होंने प्री ऑर्डर कर दिया सबने और ये किताबें ले ली। और अब नए विद्यार्थी भी इस बार जो सैंपल PDF डाली उसको देखने के बाद में लालायित हो गई कि इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो आप एक बार जाए, मेरा कहने का मतलब है एक बार आप जाएँ, बुक स्टोर पर मिलती है आपके आसपास, तो वहाँ जाएँ, इसको देखें, एक टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर तो आपको ले जानी ही पड़ेगी। ये इस प्रकार की किताब तैयार हमने की है, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। लेकिन मैं खुद पूरा संतुष्ट हूँ इस किताब को तैयार करने के बाद में कि काफ़ी बेहतर काम हमने कर दिखाया है, पूरी टीम ने। पूरी मैंने जितनी मेहनत मैं कर सकता था अपनी ओर से की है, बाकी विद्यार्थी बताएंगे। देखिए अगर मैं गलत किताब रिकमेंड करके विद्यार्थियों को दे दूंगा तो वो सामने आ जाएगी।
ऐसा तो है नहीं कि बात छुप जाएगी। विद्यार्थी हर जगह बताएंगे, मुझे भी पता है आज मैं एक किताब बेच के हर किताब में 30-40 रुपये कमा के कुछ पैसे कमा भी लूँगा, तो वही विद्यार्थी परीक्षाएं देंगे, वही विद्यार्थी आगे जाएंगे, दूसरे लेखकों की किताबें पढ़ेंगे, वो जब इंटरव्यू देंगे तो वो बता देंगे उन्होंने किसकी किताब पढ़ी, किस किताब में क्या मैटर था। मतलब किताब एक बार बेची जा सकती है झूठ बोल के, लेकिन उसकी सच्चाई 6 महीने के अंदर अंदर सामने आ जाती है। तो ये हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बाकी विद्यार्थी और आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, जिन्होंने पढ़ा है उनको बेहतर लगी है, और आप पढ़ेंगे जिन्होंने पढ़ी है, जिन्होंने प्राचीन पढ़ी है, वो कमेंट में भी जरूर बताएं। धन्यवाद।